हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मस्त हो ना? हाँ, तो आप घर पे रहिए अभी और ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए और मस्त रहिए। हाँ, तो आज का अपना फिजिक्स के अंदर टॉपिक है कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। तो दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल को अपन क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। दो स्थिर आवेश हैं, उनके बीच जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। और यह बल आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आवेशों की प्रकृति पर कि आवेश कैसे हैं। ठीक है, अगर दोनों आवेश प्लस प्लस के हैं, इधर भी प्लस का है और इधर भी प्लस का है, यानी दोनों आवेश समान हो गए, तो इनके बीच जो बल होगा वो कैसा होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। तो ये आवेश इसको इधर खिसकाएगा इस साइड की ओर, और ये वाला आवेश इसको इधर खिसकाएगा, इधर प्रतिकर्षित करेगा। तो यानी दोनों के बीच कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। ऐसे ही चाहे दोनों माइनस माइनस के हैं, इधर माइनस चार्ज है, इधर माइनस का है, इधर आवेश माइनस का है, तो भी प्रतिकर्षण बल लगेगा क्योंकि दोनों समान आवेश हैं। तो ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा और ये वाला आवेश इसको इस साइड प्रतिकर्षित करेगा। तो समान आवेश होंगे तो स्थिर वैद्युत बल प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा, और असमान आवेश होंगे यानी कि एक प्लस का आवेश होगा और एक माइनस का आवेश होगा, तो इन दोनों के बीच आकर्षण बल रहेगा। तो यानी कि जो ये प्लस वाला आवेश है ये क्या करेगा? इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, और माइनस वाला आवेश इसको क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इनमें कौन सा बल लग जाएगा? आकर्षण बल लग जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें अपना नियम क्या कहता है ये? तो इस नियम के अनुसार दो स्थिर एवं बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कहता है कूलॉम का नियम कि अगर दो आवेश स्थिर होने चाहिए और बिंदुवत यानी बिंदु के आकार के होने चाहिए, तो उनके मध्य जो स्थिर वैद्युत बल लगता है वह आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। यानी जो भी अपने आवेश होंगे, से इधर ये आवेश है और इधर ये आवेश है, तो इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होगी उसके अनुदिश ही लगता है। ठीक है, तो ये था कूलॉम का नियम। तो इसका अपन अगर डेरिवेशन करें तो उसके लिए देखो आप कि माना दो आवेश है अपने पास Q1 और वो Q2, दो आवेश हैं Q1 और Q2 और वो स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, इधर अपना एक Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, और इनकी बीच की दूरी कितनी है? r मान ली अपन ने, डिस्टेंस कितनी है? r है। ठीक है, तो अब इसमें अपना जो कूलॉम के नियम अनुसार क्या कहता है कि जो ये स्थिर वैद्युत बल लगता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, इसलिए यहाँ पे लिख दिया अपन ने कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2। तो ये लिख दिया, इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही फिर बोल रहा है कि जो इनके बीच की दूरी है उसके वर्ग क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब A प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको अपन ने क्या दे दी? इक्वेशन नंबर 2 दे दी। ठीक है, अब अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को एक साथ मिला के लिखें तो अपने पास क्या आ रहा है? ए प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², Q1 Q2 अपॉन r² क्या आ गया? प्रोपोर्शनल आ गया। अब यहाँ से अगर प्रोपोर्शनल टू नियतांक लेते हैं अपन, यहाँ से समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक ले लिया अपन ने k, तो F इक्वल टू कितना आ गया अपने पास? k Q1 Q2 अपॉन r²। वेरी वेरी मोस्ट कूलॉम्स लॉ। तो F इक्वल टू आ गया अपने पास, एक समानुपाती नियतांक ले लिया k Q1 Q2 अपॉन r²। ये कूलॉम का नियम आ गया। और ये कूलॉम का नियम बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था ना, गुरुत्वाकर्षण का नियम। वहाँ पे ये बल लगता था दो द्रव्यमानों के बीच, और यहाँ पे दो ये बल लग रहा है दो आवेशों के बीच, और बाकी सेम टू सेम था। उसमें भी अपन ऐसे पढ़ा था ना, उसमें भी उसके अंदर भी ऐसे पढ़ा था कि जो लगने वाला बल है वो M1 M2 के क्या हुआ करता था? समानुपाती हुआ करता था, और जो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हुआ करता था। और उसके अंदर अपन नियतांक क्या लिया था? G, यानी गुरुत्वीय नियतांक लिया था।
तो सेम टू सेम उसी की तरह ही है, गुरुत्वाकर्षण नियम की तरह ही, ठीक है। तो इसके अंदर ये अपना फोर्स आ गया, बल आ गया। अब बल के बाद में देखो ये के क्या है, यहाँ पे के क्या है, एक समानुपाती नियतांक है। और के का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट बोलते हैं इसको ना, या एप्सिलॉन 0 बोल दो आप इसको। तो ये के का मान होता है, और इसका मान होता है वो 9 × 10⁹ के बराबर होता है। इसको अगर सोल्व करते हैं अपन तो वैल्यू आती है इसकी 9 × 10⁹, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। मात्रक क्या हो रहा है इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, ये मात्रक हो जाएगा इसका। और आप मात्रक निकाल भी सकते हो यहाँ से। कैसे निकाल सकते हो मात्रक, कि जो अपना बल आया है, बल से यहाँ से अगर के का मान निकालना चाहूँ तो मैं के बराबर क्या करूँगा बताओ, ये एफ और ये जो आर स्क्वायर है ये इनटू में आ जाएगा, तो आर स्क्वायर और बटे Q1 और Q2 आ जाएंगे। और इस यहाँ से ऐप का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। आर डिस्टेंस है, दूरी, तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। और आवेश हैं दोनों, तो इसका मात्रक भी कूलाम, इसका मात्रक भी कूलाम, तो बटे क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। तो ये इसका मात्रक हो गया के का, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। इसी प्रकार इसकी अपन को वीमा भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वैल्यू अपन सवाल में सोल्व करने में यूज़ करते हैं, और इसकी वीमा क्वेश्चन के रूप में 1 लाइनर 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी वीमा क्या लिखोगे बताओ आप, अपने पास यहाँ से आ रहा है न्यूटन, 11th क्लास में खूब पढ़ाया अपन ने। न्यूटन की वीमा क्या होती है, बल का होता है ना मात्रक न्यूटन, तो इसकी होती है m1L1 T-2, ये बल की वीमा हो गई। तो और इंटू मीटर स्क्वायर, एक मिनट रुको आप, दोबारा से लिखते हैं अपन। इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक आया न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटे कूलाम स्क्वायर। अगर वीमा निकालनी है तो न्यूटन यानी बल की वीमा होती है m1L1 T-2, और इनटू में मीटर स्क्वायर है तो इनटू में क्या जाएगा, L2 और आ जाएगा, और बटे कूलाम की वीमा अपन ने पहले पढ़े हैं अपन ने। कूलाम मतलब आवेश का मात्रक होता है ना, तो आवेश की वीमा पढ़ी थी ना अपन, क्या थी 80, पर ये ऊपर स्क्वायर है तो a स्क्वायर और टी स्क्वायर। इसको फाइनली सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, m1 आएगा, और L1 इधर है, L2 इधर है, तो दोनों ऐड होकर कितनी जाएगी, L3, और T-2 है, T ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, T की पावर -4 और A-2। तो ये क्या होती है, K की वीमा होती है, m1 L3 T-4 और A-2 क्या हो जाती है, इसकी वीमा हो जाती है। तो ये बीमा यहाँ पे लिखी हुई भी है, ये बीमा लिखी हुई है आपके पास, m1 L3 T-4 A-2। आगे देखो ये एप्सिलॉन नोट होता क्या है, ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता, इसकी होती है निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है ये। और इसका मान भी फिक्स है जी, इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12, 8.85 × 10⁻12 होता है। और इसका जो मात्रक है वो होता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये जस्ट इसका के का क्या आता है, अपोजिट हो जाता है। क्योंकि अगर अपन यहाँ से अपने पास के बराबर था, के इक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो यहाँ से अगर एप्सिलॉन नोट का मान निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट को ऊपर ले जाएंगे तो 1/4 पाई के हो जाएगा। और आप जानते हो कि पाई और 4 संख्या है, इनमें कोई मात्रक नहीं होता है, तो जो के का मात्रक है उसका अपोजिट उल्टा ही क्या हो जाएगा, अपनी एप्सिलॉन नोट का मात्रक हो जाएगा। तो वीमा भी चेंज हो जाएगी, जो वीमा के की थी उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगी अपनी एप्सिलॉन नोट की वीमा। तो देख लो आप यहाँ से, जो इधर वीमा थी इसका उल्टा कर देंगे अपन। यहाँ पे m प्लस था तो यहाँ पे क्या हो गया, m माइनस हो गया, L-3 हो गया, T+4 हो गया और A2 हो गया। तो ये एप्सिलॉन नोट की वीमा होती है। तो आपको ये वीमा है, सब कुछ याद रखनी है इसमें। नेक्स्ट हेडिंग आती है अपनी परावैद्युतांक। तो ये क्या होता है
कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही क्या कहते हैं अपन, परावैद्युतांक कहते हैं। और इसे कैपिटल के या फिर एप्सिलॉन आर द्वारा व्यक्त करते हैं। तो इसका मतलब जो माध्यम की तो होती है उसको तो अपन एप्सिलॉन बोलते हैं, और निर्वात वाले क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। जिनका अनुपात होगा उसी को क्या बोलते हैं अपन, परावैद्युतांक। इसको एप्सिलॉन आर के द्वारा डिनोट करते हैं। तो यहाँ से अपना लिख दिया इधर कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये अपने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, आगे आता है अपने पास कि अगर इसको अपन मल्टीप्लाई कर दें यहाँ से तो क्या आ जाएगा अपने पास, एप्सिलॉन बराबर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। यानी कि किसी भी माध्यम की अगर विद्युतशीलता निकालनी है हमको एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता को अगर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे परावैद्युतांक से तो क्या आ जाएगा अपने पास, माध्यम की विद्युतशीलता आ जाती है। अब देखो आप विभिन्न माध्यमों के लिए परावैद्युतांक का मान, इसे निर्वात के लिए इसका मान कितना होता है, 1 होता है। वायु के लिए इसका मान कितना होता है, 1.08। और पानी के लिए मान कितना होता है, 80.81। और कांच के लिए जिसका मान होता है 5 से 10 के बीच होता है। और जो अपनी धातु होती है, धातु के लिए इसका मान कितना होता है, अनंत होता है। धातु से सोना, चांदी, एल्यूमिनियम कोई भी हो धातु होगी तो उसके लिए इसका मान कितना हो जाता है, अनंत हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। तो आपको ना ध्यान से इनको नोट्सों को पढ़ना है, स्टडी करनी है और नोट्स बनाते रहना है आपको, है ना। और इस वीडियो को शेयर किया करो आप सभी स्टूडेंट के अंदर, सभी स्टूडेंट जो भी आपके आसपास जो भी 12th क्लास का है उनको सबको शेयर करें, उनको बताएं कि ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, अपना क्लास ली जा रही है 12th क्लास की, तो ताकि सबका भला हो सके। इस लॉकडाउन के अंदर सब पढ़ सके घर पे बैठ के। तो उसको शेयर भी किया करो और लाइक भी किया करो वीडियो को, और कमेंट किया करें आप, है ना।